अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अभी हम राज्य व्यवस्था की बात कर रहे थे, अब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। संगम युग की अर्थव्यवस्था एक सुव्यवस्थित और विधि विविधतापूर्ण प्रणाली थी जो विभिन्न सामाजिक आर्थिक गतिविधियों पर आधारित थी। ये समझ लीजिए कि संगम युग के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था थी वो सुव्यवस्थित मतलब पूरी तरह से व्यवस्थित थी। ऐसा नहीं है कि उसमें कहीं पे कमी या फिर कहीं पे अधिक चीजें थी, नहीं, पूरी तरह से व्यवस्थित थी। और विविधतापूर्ण मतलब केवल एक ही सेक्टर में लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं या एक ही सेक्टर में अर्थव्यवस्था नहीं थी, अलग अलग सेक्टर उसमें थे। ठीक है, जो विभिन्न सामाजिक आर्थिक गतिविधियों पर आधारित थी। यह अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, उद्योग और व्यापार पर निर्भर थी। ठीक है, ये जो अर्थव्यवस्था थी ये मुख्य रूप से कृषि, उद्योग और व्यापार पर आधारित थी। संगम साहित्य में वर्णित तिनाई प्रणाली इस युग की अर्थव्यवस्था की समझ के लिए महत्वपूर्ण है। संगम साहित्य के अंतर्गत क्या बताया गया, वर्णित मतलब उसमें लिखा गया है तिनाई प्रणाली के बारे में, जो कि इस युग की अर्थव्यवस्था की समझ के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। तिनाई प्रणाली के बारे में अगर हम बात करते हैं तो संगम समाज में भूमि का वर्गीकरण तिनाई के अनुसार किया जाता था, जो 5 प्रकार की भूमि को दर्शाती है। ठीक है, तिनाई मतलब तिनाई के अंतर्गत भूमि का निर्धारण किया जाता था कि भाई कौन सी भूमि किसके किस प्रकार की है और किसके क्षेत्र में आती है। इस प्रकार से देखिए, पहले आते कुरीची जो कि पहाड़ी क्षेत्र होते थे, फिर आती है मलाई जो कि देहाती क्षेत्र होते थे, फिर आते थे मरुतम कृषि क्षेत्र के लिए, फिर पालाई रेगिस्तान क्षेत्र, फिर नैताल तटीय क्षेत्र। ठीक है, ये 5 तरह के क्षेत्र आते थे तिनाई के अंतर्गत। ठीक है, और ये क्षेत्र बताते हैं कि भाई कौन सा क्षेत्र किसका है, जैसे पहाड़ी हो गया, देहाती हो गया, कृषि कहाँ पे की जाएगी, ये फिर मरुतम के अंतर्गत आता था, फिर रेगिस्तान और फिर तटीय क्षेत्र। इन वर्गीकृत भूमियों पर विभिन्न प्रकार के लोग निवास करते थे और उनके अपने अपने वातावरण के अनुसार विभिन्न जीवन शैली का व्यवसाय विकसित हुआ था। ठीक है, देखिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग रहते हैं। ठीक है, तो वहां का वातावरण भी अलग होता है, तो जीवन शैली भी वहां की और व्यवसाय था वो उसके अकॉर्डिंग ही क्या हुआ, विकसित हुआ था। अब हम बात करते हैं पहले कृषि के बारे में और आगे चीजों के बारे में। तो संगम युग की अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य व्यवसाय था, मतलब मुख्य काम था। विशेष रूप से में मरुतम क्षेत्र में ये कृषि होती थी। ठीक है, फिर यह राज्य के लिए राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था। ठीक है, राजस्व जो था मतलब राजस्व मतलब टैक्स लिया जाता था, उसको फिर एक जगह रखा जाता था, वो राजस्व कहलाता था। मतलब पूरे के पूरे राज्य का एक जगह पैसा रखना। तो राजस्व के लिए क्या था, कृषि एक महत्वपूर्ण स्रोत था, क्योंकि कृषि के सेक्टर से काफी सारा जो धन इकट्ठा होता था उसमें से टैक्स लगा के लिया जाता था। मुख्य फसलों की बात करें तो धान, ईख प्रमुख फसलें थी, जबकि अन्य उपज में चना, सेम, कटहल, आम, केला, नारियल इत्यादि शामिल थे। पशुपालन की अगर हम बात करें तो पलाई क्षेत्र के लोग मुख्य रूप से पशुपालन करते थे। दूध और दूध के उत्पादों का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। ठीक है, पशुपालन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो पलाई जो क्षेत्र है वहां के लोग पशुपालन पे बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, मतलब मेनली उस पर निर्भर थे। साथ के साथ दूध और दूध से बने जो प्रोडक्ट्स हैं वो संगम साहित्य में देखने को मिलते हैं। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई का उपाय, राजा करिकल चौल ने सिंचाई के लिए तालाब खुदवाए जिससे कृषि में लाभ हुआ था। ठीक है, कृषि करने के लिए जो हम कहें जल की आवश्यकता है, तो सिंचाई करने के लिए हम कहें तालाब खुदवा दिए गए थे। ठीक है, जिससे क्या हुआ, कृषि के काम में हेल्प हुई थी। संगम काव्यों में कृषि और व्यापार को आर्थिक विकास का मुख्य शक्ति के रूप में माना है। ठीक है, संगम काव्य के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो कृषि और व्यापार को आर्थिक विकास मतलब अगर आपको आर्थिक रूप से अपने राज्य प्रणाली का विकास करना है तो उसमें इन दो चीजों को इंपॉर्टेंस दी गई है। फिर बात करते हैं उद्योग की। संगम युग में विभिन्न उद्योगों का विकास हुआ था। ठीक है, संगम युग के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के जो उद्योग थे, ये जो हम कहें कि प्रोजेक्ट्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, इनका विकास हुआ था। काव्यों में विभिन्न कारीगरों जैसे लोहाकार, ताम्रकार, कुंभकार, मूर्तिकार, चित्रकार, बुनकार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के क्या थे, कारीगर थे। ठीक है, जिनका उल्लेख मिलता है किसके अंतर्गत, संगम काव्य के अंतर्गत। पहला आता है पेशा। पेशे आमतौर पर अनुवांशिक थे, अर्थात पिता का पेशा पुत्र अपनाता था। पेशा क्या है कि भाई अनुवांशिक है, मतलब पिता अगर हम कहें कोई कारीगर है या फिर हम कहें ताम्र कारीगर है तो बेटा भी उसका ताम्र कारीगर ही मिले बनेगा। निर्माण कला की बात करें तो कष्टकारों के कार्य उल्लेखनीय थे, विशेषकर नौकाओं के निर्माण में
उनका डिजाइन अश्व, गज और सिंह की आकृति में था। ठीक है, निर्माण कला, मतलब भाई किसी चीज का निर्माण करने की जो कला थी वो लोगों में था। तो यहाँ पे आते हैं कष्टकार, जिनका काम क्या था, उल्लेखनीय था। भाई अगर उन्होंने कोई ऐसा अच्छा काम किया है तो लोग उसका उल्लेख करते थे, उसको बताते थे। विशेषकर नौकाओं, मतलब नावों का निर्माण करना, ठीक है, उनका डिजाइन करना। फिर अश्व, गज और सिंह की आकृति का निर्माण करना। फिर आते हैं चित्रकला के बारे में। संगम युग में चित्रकला का महत्व बढ़ा। घरों की दीवारों, वस्त्रों आदि पर चित्रकारों का जो चलन था। उस समय क्या था भाई, प्रिंटिंग का काफी ज्यादा फेमस था चित्रकला का। तो दीवार के घर हो गए या फिर मतलब महत्व बड़ा था। घरों की दीवारों पर, कपड़ों पर क्या होता था कि लोग चित्रकारी करवाया करते थे। फिर बुनाई आ जाते हैं। कपड़े केवल कपास और रेशम से ही नहीं बल्कि चूहों के बाल से भी बुने जाते थे। ठीक है, बुनाई के काम में जो थे वो कपड़े केवल ऐसे नहीं है कि आप कपास या फिर रेशम से ही बना रहे हैं। उस समय चूहों के जो बाल थे उनसे भी कपड़ों को बुना जाता था। उद्योग के बाद हम बात करते हैं व्यापार की। संगम युग के तमिलों के व्यापारिक संबंध भूमध्य सागर, जगत मिश्र, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया, श्रीलंका के साथ थे। ठीक है, संगम युग के अंतर्गत जो तमिल का जो क्षेत्र था, उनका जो व्यापार का संबंध था वो भूमध्य सागरीय जगत से था। मिश्र हो गया, चीन हो गया, दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया और श्रीलंका हो गया। इन सब के साथ अच्छे खासे संबंध थे व्यापार के सेक्टर में। बात करें बाहरी संबंध की, बात करें तो शिल्पादिक्रम, फिर मणिमेकलाई जैसी कृतियां ग्रीक और रोमन व्यापारियों के साथ व्यापारिक संबंधों का वर्णन करती है। ठीक है, ये जो मैंने आपको नाम बताए हैं, शिल्पादिक्रम और या फिर मणिमेकलाई, ये जो कृतियां हैं या फिर हम कहें ये जो ग्रंथ है, ये ग्रीक और रोमन जो व्यापारिक संबंध थे उनके बारे में वर्णन करती है। फिर आता है नौका परिवहन। संगम साहित्य में विभिन्न प्रकार के जलयान जैसे लघु तटीय जलयान और समुद्री यात्रा जलयान का उल्लेख मिलता है। नौका परिवहन के अंतर्गत क्या आता है कि भाई नाव से सफर करना, यात्रा करना। तो संगम साहित्य के अंतर्गत दो प्रकार के या फिर हम कहें अलग अलग प्रकार के जो जल के ऊपर चलने वाले वाहन थे उनका वर्णन किया गया है। फिर आता है निर्यात। रोम को निर्यात किए जाने वाले मुख्य उत्पादों में बाघ, तेंदुआ, हाथी दांत, मोती, सुगंधित पदार्थ और मसाले शामिल थे। ठीक है, रोम को निर्यात करने के लिए रोम में क्या निर्यात किया भाई, उत्पादों में बाघ आ जाते हैं, तेंदुए आ जाते हैं, मतलब जानवरों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम होता था। हाथी दांत हो गए, मोती हो गए, सुगंधित पदार्थ हो गए, खुशबूदार चीजें हो गई और मसाले हो गए, ये सारे क्या निर्यात किया जाता था। आयात की बात करें, मुख्य आयात में सिक्के, मूंग, मद्य, शीशा, टीन, जेवर ये थे, आयात किए जाते थे। ठीक है, व्यापार केवल विदेशी व्यापार पर निर्भर नहीं था बल्कि आंतरिक व्यापार के लिए भी एक मजबूत नेटवर्क विकसित किया गया था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसा कि हमने ऊपर पॉइंट्स में बात करी तो हमने ऊपर देखा कि व्यापार जो हो रहा है वो तो केवल बाहर बाहर के लोगों से काफी ज्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं है। आंतरिक रूप से या फिर हम कहें इंटरनली भी जो व्यापार था वो बहुत ज्यादा हो रहा था। ठीक है, और मजबूत व्यापार नेटवर्क भी बनाया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसके लिए अब हमने अर्थव्यवस्था की बात कर ली, तो उसके बाद हम थोड़ा उसका निष्कर्ष देख लें कि संगम युग की अर्थव्यवस्था एक समृद्ध और विविधतापूर्ण प्रणाली थी जिसमें कृषि, उद्योग और व्यापार का महत्वपूर्ण योगदान है। हम कृषि की बात करी, हमने उद्योगों की बात करी, हमने व्यापार की बात करी। ठीक है, देखिए ये जान लीजिए कि संगम युग की अर्थव्यवस्था हो गई, राज्य व्यवस्था हो गई, इनसे रिलेटेड एक या फिर दो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो भी मैंने आपको ऊपर टॉपिक्स कवर अप किए हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है, राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, इनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए क्योंकि काफी जरूरी है। देखिए आप कोई भी टॉपिक छोड़ देंगे, आपके एग्जाम में पूछ लिया गया, आपको परेशानी होगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो 1 से 2 बार देखनी है और ये पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन साथ के साथ वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, तो आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। संगम साहित्य ने हमें उस समय की आर्थिक स्थिति की गहरी जानकारी प्रदान की है जो तमिल संस्कृति और समाज के विकास की कहानी को उजागर करती है। देखिए अब समझिए, संगम साहित्य ने हमें क्या करा उस समय, मतलब संगम काल के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में बताया। उसमें क्या बताया, आर्थिक स्थिति की गहरी जानकारी दी कि भाई अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चल रही है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं,
साथ के साथ तमिल संस्कृति और समाज के विकास की कहानी का भी उजागर किया था। यह स्पष्ट है कि संगम युग के तमिल लोगों की समृद्धि में कृषि, उद्योग, व्यापार सभी का योगदान महत्वपूर्ण था। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि अगर संगम युग का जो विकास हुआ है, ठीक है, संगम काल का जो विकास हुआ है, उसमें कृषि, उद्योग और व्यापार तीनों ही जो चीजें हैं, इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया है। हमारा अगला टॉपिक है समाज के बारे में। संगम युग का समाज एक समृद्ध और विविधतापूर्ण ढांचे पर विकसित था। मतलब एक समृद्ध समाज था, ठीक है, और विविधतापूर्ण ढांचे पर विकसित था। मतलब ऐसा नहीं है कि समाज में केवल एक ही चीज चल रही है, लोग या फिर लोग एक ही प्रकार कर रहे हैं। विविधता है, समाज में अलग अलग तरह की आपको चीजें देखने को मिल जाएगी, कैटेगराइज है। इसमें सामाजिक रचनाएं, महिलाओं की स्थिति, विभिन्न सामाजिक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, ऐसे जो समृद्ध समाज है, इसमें किस किस का सामाजिक रचना हो गई, महिलाओं की स्थिति हो गई, विभिन्न प्रकार के सामाजिक तत्व हो गए, इनका अपना अपना योगदान था। सामाजिक संरचना की बात करते हैं। संगम युग में समाज की संरचना मानवीय शास्त्र अध्ययनों के अनुसार नेग्राइड और आस्ट्रोलाइड समूह के मिश्रण से बनी थी। आरंभिक दौर में यह समूह कम था और सामाजिक वर्गीकरण का निर्माण नहीं हुआ था, जिससे लोगों में आपसी एकता बनी रही। अब देखिए, संगम युग के समाज की संरचना किस प्रकार की थी। मतलब जब संगम युग का जो समाज था, जब उसकी संरचना हो रही थी, ठीक है, या हो चुकी थी, उस बार बात करें तो मानवीय शास्त्रीय अध्ययनों के अनुसार, जब हम मानवीय शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसके अध्ययन के अनुसार हम देखते हैं तो नेग्रोइड और एस्ट्रोलाइड समूह के मिश्रण से ये समाज बना था। ठीक है, आरंभिक दौर मतलब जब शुरुआत का समय था, आरंभिक दौर में ये समूह कम था। मतलब मतलब छोटा समूह था, लोग जो कम थे, ठीक है, और सामाजिक वर्गीकरण का निर्माण नहीं हुआ था। मतलब समाज में वर्गीकरण नहीं हुआ था, मतलब समाज में हिस्सेबाजी नहीं हुई थी। ठीक है, समाज को बांटा नहीं गया था। तो क्या था, लोगों में आपसी एकता उस समय बनी रही। ठीक है, उस समय के तमिल समाज में विभिन्न पेशों के आधार पर एकल वर्गीकरण था, जिसमें सैनिक, आखेटकों, गडरियों, हलवाहों, मछुआरों आदि का मुख्य क्या था, उल्लेख किया गया। देखिए, क्या बताएगा कि जब शुरुआती समय था तो लोग कम थे, समूह छोटा था, तो लोगों में एकता थी। उस समय तमिल समाज में विभिन्न पेशों के आधार पर, मतलब लोगों के काम के आधार पर लोगों को बताया जाता था। ठीक है, वर्गीकरण किया जाता था। जैसे सैनिक हो गए, जो कि युद्ध लड़ने जाते थे, रक्षक थे। अखेटको मतलब वह लोग जो कि अखेट करते हैं, मतलब शिकार करते हैं चीजें। गडरिये हो गए, जो कि गडरियों का एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो पशु चालक थे। ठीक है, फिर हलवाहों और मछुआरों, मछुआरों मतलब जो मछलियां पकड़ते थे। तो इस प्रकार के जो समाज था, उनका उल्लेख किया गया था। संगम युग के उत्तरार्ध, मतलब संगम युग के बाद के समय में हम देखें तो संगम युग के उत्तरार्ध में कई कबीले और सरदारों का अस्तित्व मिलता है। चार वैदिक वर्णों की व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बाद की अवधि की है। ठीक है, अब देखिए, संगम युग हम एक प्रकार से ये बता सकते हैं कि उसमें समाज का वर्गीकरण नहीं हुआ था। ये हम कहाँ के क्षेत्र की बात करें, दक्षिण भारत के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या था कि भाई संगम युग के बाद के समय में अगर हम देखें तो कबीलों और सरदारों का थोड़ा सा अस्तित्व देखने को मिलता है। साथ के साथ वेद में जो चार वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये उसके बाद की अवधि में ये आए थे। वर्ण व्यवस्था अप्रवासी ब्राह्मणों द्वारा लाई गई थी, लेकिन इसमें क्षेत्रीय, वो जो क्षत्रिय थे शामिल नहीं थे, केवल ब्राह्मण और यज्ञ प्रवृत्ति धारण कर सकते थे। ठीक है, वर्ण व्यवस्था क्या थी, अप्रवासी ब्राह्मणों द्वारा लाई गई थी। अप्रवासी ब्राह्मण जो लोग थे, उनके द्वारा ये व्यवस्था लाई गई। उसके बाद इसमें क्षत्रिय शामिल नहीं थे। शुरुआत में अगर हम बात करें तो इसमें क्षत्रिय जो सैनिक हुआ करते थे, वो शामिल नहीं थे। केवल ब्राह्मण और यज्ञों पवती इसमें धारण कर सकते थे। दासों का भी उल्लेख मिलता है, मतलब वो जो लोगों की हम कहें सर्वेंट थे, उनके बारे में। तो दासों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें आदिमयी कहा जाता था, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, जैसे भाई दास क्या है कि वो अपने, जिसकी वो हेल्प भी कर रहा है, स्लेवरी कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर वो व्यक्ति निर्भर था। तो इनको क्या कहा जाता था, आदिमाई कहा जाता था, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है। फिर महिलाओं की बात करते हैं हम, समाज की देख रहे हैं तो समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करें तो संगम युग में महिलाओं को भी पुरुष की तरह स्वतंत्रता प्राप्त थी। देखिए,
आप इस चीज को समझिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है टाइमलाइन में आगे पीछे की बात करें तो। संगम युग में महिलाओं की जो स्थिति थी वो पुरुषों के समाज समान थी। ठीक है। हम आप इस तरह से सोचिए कि समाज में, जब समाज की रचना नहीं हुई थी, जब हम प्रारंभिक काल में देखते हैं तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, महिलाओं को कहीं ना कहीं स्वतंत्रता दी जाती थी, किसके, पुरुषों के मुकाबले उन्हें स्वतंत्रता थी। फिर जब हम समाज समय में थोड़ा आगे आते हैं तो हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति समय के साथ साथ थोड़ी थोड़ी खराब हुई, उनसे उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई, उनको बताया गया कि उन्हें क्या काम करना है। ठीक है। तो शुरुआत में क्या थी, स्वतंत्र थी, समय में आगे आई उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई। फिर महिलाएं काफी ज्यादा एक प्रकार से कह सकते हैं कि सीमित हो गई, कि उनको बता दिया गया कि आपको केवल यही चीजें करनी है, इतने क्षेत्र में करनी है। ठीक है। फिर हम आज के समय में आ जाते हैं कि यहाँ से महिलाओं ने क्या करी, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए काम कर रही हैं भाई, वो अपना क्षेत्र बढ़ा रही हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो क्या था कि शुरुआत में ज्यादा थी, फिर कम हुई, फिर ज्यादा हुई, इस प्रकार से ये समय चलता आ रहा है। तो क्या बताया गया है कि संगम युग में जो महिलाओं को पुरुषों की तरह स्वतंत्रता थी। वे स्वतंत्रता से शहरों में जा सकती थी, समुद्र तट और नदी के किनारे खेल सकती थी, और मंदिरों के उत्सव में भाग ले सकती थी। ठीक है। देखिए, महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया गया कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी संगम युग के दौरान। ठीक है। कि भाई उनको हर तरह की छूट थी, जैसे पुरुषों को छूट थी हर जगह आने जाने की, उसी प्रकार से उन्हें भी हर जगह आने जाने की थी, बराबर। ठीक है। तो ये आप समझिए, समुद्र तट और नदी के किनारे वे खेल सकती थी, मंदिरों के उत्सव में वो भाग ले सकती थी, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति पुरुषों के अधीन ही थी। कहीं ना कहीं तो पुरुष समाज को हमेशा से ऊपर दिया गया है। ठीक है। परंतु महिलाओं की स्थिति वहां पे तो अच्छी थी ना। तो अगर आपसे महिलाओं के बारे में या समाज के बारे में पूछा जा सकता है, मतलब पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो आप अच्छे अच्छे पॉइंट्स को अपने दिमाग से वहां पे बना के लिखिए। ठीक है। पॉइंट्स को हेडिंग दीजिए, उसके बाद लिखिए। आप जितना अच्छा पॉइंट लिखेंगे, जितनी अच्छी और सही सटीक चीज लिखेंगे, उसी हिसाब से आपको अच्छे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है। तो क्या था, लेकिन पुरुषों के मतलब, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति पुरुषों के अधीन थी, कहीं ना कहीं वो पुरुषों से हल्का सा नीचे मानी जाती थी, परंतु उन्हें स्वतंत्रता तो थी, उन्हें रोका नहीं गया। शिक्षा और काव्य रचना की बात करें तो कुछ महिलाएं शिक्षित थी और काव्य रचनाएं भी करती थी, लेकिन आम महिलाओं की स्थिति ऐसी नहीं थी। उन्हें संपत्ति का अधिकार प्राप्त हो नहीं थी, उन्हें संपत्ति का अधिकार प्राप्त हो। ठीक है। कुछ महिलाएं शिक्षित थी, मतलब पढ़ी लिखी थी, वो काव्य रचनाओं में थी। ठीक है। संगम ग्रंथ को तैयार करने में भी, ठीक है, संगम साहित्य को तैयार करने में भी महिलाओं ने काफी बड़े स्तर पर क्या करी है, हेल्प की है, उसमें उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो जो आम महिलाएं होती थी भाई, नॉर्मल लाइफ जीने वाली जो फीमेल्स होती थी, महिलाएं होती थी, उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि उन्हें संपत्ति का भी अधिकार प्राप्त हो, मतलब उन्हें संपत्ति का भी अधिकार नहीं था। ठीक है। विवाह की बात करें, विवाह को एक संस्कार माना जाता था, ना कि संविदा। तोलकाप्पियम में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, जिनमें ब्रह्म विवाह का प्रचलन था। ठीक है। विवाह क्या था, एक प्रकार से संस्कार था, ना कि उसे संविदा माना गया है। ठीक है। उसके बाद ये जो ग्रंथ है, इसके अंतर्गत 8 प्रकार के विवाह दिखाए बताए गए हैं, उनमें से ब्रह्म विवाह का प्रचलन था। फिर आते हैं गणिकाएं। वैश्यावृत्ति या स्वीकृति संस्था थी, लेकिन गणिकाएं पारिवारिक जीवन में बाधक मानी जाती थी। संगम काव्य में इनका चित्रण सांस्कृतिक आनंद देने वाले के रूप में देने वालों के रूप में हुआ था, मतलब सांस्कृतिक आनंद देने के रूप में महिलाओं को इस प्रकार से दिखाया गया है संगम साहित्य के अंतर्गत। ठीक है। समाज के अन्य तत्वों की अगर हम बात करें तो संगम साहित्य में दो प्रकार के घरों में रहते थे, गीली मिट्टी और ईंट के बने घर। सामग्री की बात करें तो गरीब लोग ऐसे घरों में रहते थे जिन पर घास या ताड़ की छत होती थी। ठीक है। मतलब आपने देखा होगा ऐसी जो झोपड़ियां बनाई जाती है जिनके ऊपर घास की छत होती है। ठीक है। घास से उसकी छत बनाई जाती है। धनी लोगों के घर के प्रवेश द्वार पर लोहे के फाटक होते थे, और घरों को सुंदर कलात्मक चिराग से प्रकाशित किया जाता था, और अक्सर ग्रीक और रोम से आयात किए जाते थे। ठीक है। तो गरीबी और अमीरी उस समय में बताई गई कि भाई गरीब लोग घास या ताड़ के छत के बने घरों में रहते थे, वहीं अगर हम अमीरों की बात करें तो पक्की मिट्टी के, मतलब ईंटों के मकान हो गए और दरवाजे लोहे के हो गए, इस प्रकार के घरों में रहा करते थे। भोजन की बात करें तो समिष भोजन मुख्य था, जबकि ब्राह्मण निरामिष भोजन पसंद करते थे। संगम ग्रंथ में दही, गुड़
मुरमुरा, दूध और घी के साथ विभिन्न मिष्ठान का जिक्र मिलता है। ठीक है, संगम साहित्य के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के जो मैंने आपको चीज बताई, दही, गुड़, मुरमुरा, दूध या घी, इस प्रकार के जो मिष्ठान है, खाने की चीजें हैं, उनका जो वर्णन है वो मिलता है। दावतों की बात करें तो दावतों का आयोजन सामूहिक मनोरंजन के लिए किया जाता था। दावत मतलब दावत रखी जाती थी, मतलब लोगों को बुला के घर पे खिलाया जाता था। तो इसका जो आयोजन था वो सामूहिक मनोरंजन के लिए किया जाता था, मतलब बहुत सारे लोगों का मनोरंजन करने के लिए किया जाता था। और अतिथियों को खेलने की प्रथा, खिलाने की प्रथा सामान्य थी, मतलब वहां पे अतिथियों को बुला के खिलाया जाता था, ये प्रथा उस समय में सामान्य थी। अतिथियों को प्रेम से, आदर से खिलाना अनिवार्य माना जाता था, मतलब कंपलसरी था कि अगर आपके यहाँ कोई अतिथि आया है, ठीक है, भोजन करने के लिए, आयोजन जब आपने किया है सामूहिक मनोरंजन के लिए, तो आयोजन किया है, तो जब अतिथि आएगा तो आपको उसको खाना प्रेम से और आदर से खाना खिलाना होगा। मनोरंजन की बात करें तो लोग नृत्य, संगीत कार्यक्रम, धार्मिक उत्सव, खेल, युद्ध जैसे विभिन्न मनोरंजन के साधन में भाग लेते थे। ठीक है, मनोरंजन के अलग अलग जो हम कहें चीजें थी, तो लोग उनमें भाग लेते थे और अपना मनोरंजन करते थे। संगम काव्य में विभिन्न प्रकार के नृत्यों का उल्लेख है और नाटकों का स्वरूप धार्मिक होता था। जो भी नाटक होते थे उनका जो स्वरूप था वो धार्मिक होता था, मतलब धर्म से कहीं ना कहीं वो नाटक रिलेट करता था। सामाजिक गतिविधियों की बात करते हैं तो संगम साहित्य में नृत्य और संगीत के साथ साथ विभिन्न खेलों की भी चर्चा की गई है। विशेषकर महिलाएं ताड़ और खजूर की पंखियों से बने हिंडलों को झुलाकर आनंदित होती थी। ठीक है, विशेषकर महिलाओं के बारे में बताया गया है, या ताड़ या खजूर के पंखियों से बने जो हिडोले होते थे उनको झुलाकर महिलाएं जो थी वो अपना मनोरंजन करती थी। संगम युग में, संगम युग का समाज एक संगठित और समृद्ध समुदाय था, जिसमें महिलाओं और पुरुष समान रूप से विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते थे। महिलाएं और पुरुष जो थे भाई वो अलग अलग प्रकार के जो गतिविधियां थी उनमें भाग लेते थे, ठीक है, अपना मनोरंजन करते थे। यह समाज यह समाज की विविधता और सामाजिक संरचनाओं को दर्शाता है, और जो कि उस युग के सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति का प्रतीक है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया, महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया गया है समाज में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा सामाजिक रचना किस प्रकार की थी, फिर हमने सामाजिक रचना के बारे में देखा, महिलाओं की स्थिति के बारे में देखा, तो समाज के जो अन्य तत्व है, वही मनोरंजन का काम किस प्रकार होता था, ये सारी चीजें इसमें बताई गई। तो ये सारी चीज आपको अच्छे से पढ़नी है, ताकि आप अच्छे प्रकार से अपने जो पॉइंट्स हैं एग्जामिनेशन के दौरान वो बना सके। हमारा एक और टॉपिक आता है, वो है धार्मिक विश्वास और अनुष्ठान के बारे में। संगम युग के अंतर्गत धार्मिक विश्वास और अनुष्ठान किस प्रकार का था। संगम युग में धार्मिक विश्वास और अनुष्ठान की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस युग के साहित्यिक स्रोत विभिन्न धर्मों और उनके नृत्यों का विस्तृत विवरण करते हैं। ठीक है, इस युग के जो साहित्य है, मतलब संगम युग के अंतर्गत जो साहित्य लिखे गए हैं, वो अलग अलग प्रकार के धर्म और उनकी कृतियों का जो विस्तृत वर्णन है, मतलब डिटेल वर्जन जो है वो दिखाते हैं। धार्मिक धाराएं की बात करें, संगम युग में ब्राह्मणवाद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म सभी के साथ मौजूद थे। ठीक है, तमिल प्रदेश में बौद्ध और जैन धर्म ईसा की पहली शताब्दी में प्रवेश कर चुके थे। ठीक है, तमिल प्रदेश में अगर हम बात करें, वो प्रदेश जहाँ पे तमिल भाषा का प्रयोग होता था, तो वहां पे जो जैन और बौद्ध धर्म था वो ईसा की पहली शताब्दी में ही आ चुके थे। इस समय शैव और वैष्णव जैसे ब्राह्मण पंथ भी प्रचलित थे। इस समय मतलब ये जो काल था, पहली शताब्दी की बात कर रहे हैं हम, तो इस समय में जो शैव और जो वैष्णव थे जैसे ब्राह्मण जो पंथ थे वो भी शामिल थे। संगम कृतियां और वैदिक लोगों के आगमन और तमिल धर्म पर उनके प्रभाव की चर्चा की गई है। ठीक है, संगम कृतियों में, संगम साहित्य में जो कृतियां लिखी गई हैं, जो चीजें लिखी गई हैं, उसमें बताया गया है कि वैदिक लोगों के आगमन और तमिल धर्म पर उनके प्रमाण, मतलब वैदिक लोग जो आ चुके थे, ठीक है, वैदिक जैसे कि जो हमने ऊपर बात करी वैदिक धर्म के बारे में, ठीक है, जिसमें 4 वर्ण होते थे, तो जब वो लोग आए तो उनके आगमन से तमिल धर्म पर उनके क्या प्रभाव पड़े, इस चीज के बारे में भी चर्चा की गई है, इस चीज के बारे में भी बताया गया है। धार्मिक अनुष्ठान को देखें तो शिल्पादिक्रम, त्रिगुण पवित्र, अगिम द्विज प्रकृति और छह कृतव्य जैसे ब्राह्मणवादी विचारों का उल्लेख है। तोलकाप्यम में भी ब्राह्मण द्वारा निर्धारित 6 कृतियों का उल्लेख किया गया है। इन अनुष्ठानों
में यज्ञ और अन्य संस्कार प्रचलित थे। ठीक है, ये ग्रंथ हो गया, ये ग्रंथ हो गया। ठीक है, इन ग्रंथों में क्या बताया गया है, इन ग्रंथों में किस प्रकार की व्यवस्था होती थी उसके बारे में बताया गया, मतलब धर्म से रिलेटेड क्या व्यवस्था होती थी उसके बारे में। जैसे हम शिल्पादिक्रम की बात करें तो त्रिगुण हो गया, पवित्र हो गया, अग्नि हो गया, द्विज और प्रकृति, और फिर छह कृतियां। जैसे जो ब्राह्मणवादी विचार है भाई, ब्राह्मणों के जो उस समय के विचार थे उनके बारे में बताया गया। फिर आता है, हम देखें दूसरे ग्रंथ को देखें जिसका नाम था तोलकाप्पियम। ठीक है, उसमें ब्राह्मण द्वारा निर्धारित छह जो कृतियां हैं उनका उल्लेख किया गया और यज्ञ के बारे में भी बताया गया है। देवताओं की पूजा की बात करें अगर हम, तो तोलकाप्पियम में चार प्रमुख देवताओं का उल्लेख किया गया है, मृगन, त्रुमल, वेदन और वर्ण। ठीक है, वेदन को हम इंद्र भी कहा जाता है, ठीक है, इंद्र भगवान, और वर्ण, तो ये माना गया है। तिलकापुरम में चार प्रकार के जो देवता है उनका बताया गया। मृगन आपने सुना होगा, काफी हम कहें कि प्रसिद्ध भगवान है, ठीक है, जिनको सबसे ज्यादा माना जाता है नीचे की तरफ, तो ये वो है। इंद्र की पूजा वर्षा के देवता के रूप में होती थी और उनके सम्मान में वार्षिक उत्सव मनाया जाता था। जो इंद्र भगवान थे उनकी जो, मतलब इंद्र भगवान जो है उनकी पूजा वर्षा के लिए की जाती थी, कि भाई जैसे बारिश के लिए हम उनकी पूजा कर रहे हैं ताकि बारिश हो, तो देवता के रूप में किया जाता था। और उनके सम्मान में वार्षिक उत्सव, मतलब साल में एक उत्सव मनाया जाता था। मुर्गन की बात करें तो मुर्गन की पूजा का जिक्र पतिन्नापलाई में मिलता है। इसके अतिरिक्त लक्ष्मी, वनों के संरक्षक, मैंने, बलदेव, कामन, चंद्रदेव, समुद्र देव की भी पूजा होती थी। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो भगवान थे उनके बारे में इसमें बताया गया है। भूत प्रेत का विश्वास की बात करें तो संगम युग के लोग भूत प्रेत में विश्वास करते थे। शिल्पादिक्रम विक्रम में भूत का उल्लेख है जो पेड़ों, युद्ध क्षेत्र, शमशानों में निवास करते थे। ठीक है, तो उस समय में जो लोग थे वो भूत प्रेत के ऊपर भी कहीं ना कहीं विश्वास करते थे। संगम युग के अंतर्गत ये बताया भी गया है। और भूतों का उल्लेख किस प्रकार से, कि भाई पेड़ों पे वास करने वाले, युद्ध के भूत, क्षेत्रों में कोई पर्टिकुलर क्षेत्र हो गया वहां पे भूत वास करते या शमशान में निवास करते थे। ग्राम देवताओं और टोटम प्रतीकों की पूजा के लिए यज्ञ करने की परंपरा थी। ठीक है, ग्राम देवता हो गए या फिर टोटम प्रतीक हो गए, इनकी पूजा के लिए यज्ञ करने की परंपरा भी थी। फिर मृत वीरों, सतियों और अन्य शहीदों को भी देवत्व प्रदान किया जाता था। ठीक है, मृत वीर ऐसे वीर जो कि जिनकी मृत्यु हो गई, या फिर जो सती थी, या जो अन्य शहीद थे, उनको देवत्व प्रदान किया गया था। बौद्ध और जैन धर्म के प्रभावों की अगर हम बात करें तो संगम युग में बौद्ध और जैन धर्मों के प्रवेश से तमिल के दार्शनिक विचारों में बदलाव आया था। ठीक है, इससे पहले क्या था कि भाई जो लोगों के विचार थे वो समय के साथ साथ चलते आ रहे थे, परंतु संगम युग के अंतर्गत बताया गया कि जब बौद्ध और जैन धर्म आया, प्रवेश किया, तो तमिल के जो दार्शनिक विचार थे उनमें चेंजेस आए, उनमें बदलाव देखने को मिले। ये आप किस चीज में देखते हैं, ये आप संगम युग के बारे में जब पढ़ेंगे तब आप देखेंगे। ये धर्म ज्ञान को भौतिकता और से ऊंचा मानते थे और लोगों को पदार्थों से पूरे विचार करने के लिए प्रेरित करते थे, पदार्थों से परे विचार करने के लिए प्रेरित करते थे। ठीक है, जैसे बौद्ध और जैन धर्म के अंतर्गत जो हम कहें कि लग्जीरियस लाइफ, इन सारी चीजों को छोड़कर अपना साधारण जीवन जीने के बारे में बताया गया है। ठीक है, किस प्रकार से मोक्ष प्राप्त करना है, इन चीजों के बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीजें ने क्या करा, तमिल जो दार्शनिक विचार थे उनमें कहीं ना कहीं बदलाव लाया, उनमें कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिलते हैं। कई विद्वान मानते हैं कि शिल्पादिक्रम जैन धर्म से संबंधित है, जबकि मणिमेलकाई बौद्ध धर्म से प्रभावित है। ये जो ग्रंथ मैंने आपको बताए हैं ये एक जैन धर्म से और एक बौद्ध धर्म से क्या है, प्रभावित है, उनको समझकर फिर इनको तैयार किया गया है। फिर आता है शैववाद और वैष्णववाद। शैववाद और वैष्णववाद भी महत्वपूर्ण धार्मिक धाराएं हैं। शिव की पूजा का उल्लेख मुख्य रूप से मन्नेमलाई में मिलता है, लेकिन इसे अन्य ग्रंथों से स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता। ठीक है, और जो ग्रंथ है उनमें इस, मतलब शिव पूजा के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, और ये मेनली किसमें दिखाया गया है, ये दिखाया गया मन्नी मेलकाई मैकलाई जो ग्रंथ है उसमें बताया गया है। फिर आता है तोलकाप्पियम में मृगन और मान की चर्चा की गई है, जो इन धाराओं के संक्रमण का संकेत देती
आगे देखें ग्रहों और स्वप्नों का प्रभाव। ठीक है, ग्रहों मतलब और स्वप्नों के बारे में बात करें तो संगम युग के लोग स्वप्न मतलब सपनों और ग्रहों के प्रभाव में भी विश्वास करते थे। ठीक है, सपनों सपने हो गए और जो ग्रह हो गए उनके ऊपर भी ये लोग विश्वास करते थे। कुछ लक्षण जैसे कोआ का काव काव किसी अतिथि के आगमन का सूचक माने जाते थे। ठीक है, तो लोग उस समय भी इन चीजों पर विश्वास करते थे कि भाई कौवा अगर आपकी छत पे आके काव काव कर रहा है, इसका मतलब कि आपके घर पे कोई अतिथि आने वाला है। ठीक है, तो लोग इस चीज को भी मानते थे। फिर मंदिरों में पूजा की बात करें तो संगम युग में मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। मन्नी मेलकाई मनी मेलकाई में शामिल ईंट के मंदिर चक्रवाहा कोट्टम का जिक्र किया गया है। ठीक है, जो ग्रंथ है मनी मेलकाई मैकलाई, इसमें क्या बताया गया, विशाल ईंट का मंदिर चक्रवाहा कष्टम का जिक्र किया गया है। पूजा की विधि में नृत्य, पुष्प अर्पण पुष्प अर्पण, तांदुल तथा मांस का चढ़ावा शामिल है। ठीक है, पूजा की विधि में भाई नृत्य हो गया या फिर पूछो जो पुष्प है फूल है उनको चढ़ाना हो गया, फिर तुंदल या फिर मांस को भगवान को चढ़ाने की जो चीजें हैं वो इसमें बताई गई हैं। मृतकों के संस्कार की बात करें, जब भाई कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका संस्कार किस प्रकार था, तो उसके बारे में इन लोगों का मानना है कि संगम युग में मृतकों को दफनाया या जलाया जाता था। कुछ लोगों को गिरधों और शंगलों के भोजन के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, मतलब गिद्धों और श्रृंगलों के भोजन के लिए छोड़ दिया जाता था। क्या माना गया है कि भाई अगर कोई व्यक्ति मर गया है, मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो या तो उसको जला दिया जाएगा या उसे दफना दिया जाएगा। कुछ लोगों के बारे में ये कहा, मतलब कुछ लोगों को या तो गिद्ध और जो खाने मतलब मांस खाने वाले जो पक्षी होते हैं उनके लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो पक्षी उसके मांस को खा सके। संगम युग के धार्मिक विश्वास और अनुष्ठान संगम युग के धार्मिक विश्वास और अनुष्ठान दर्शाते हैं कि उस समय का समाज विविध धार्मिक धाराओं और सांस्कृतिक परंपराओं के बीच एकजुट था। संगम युग के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो धार्मिक विश्वास और अनुष्ठान है वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है कि उस समय भी समाज में विविधता तो थी परंतु स्टिल समाज के जो लोग थे वो सांस्कृतिक परंपराओं के बीच एकजुट थे। यह युग धार्मिक गतिविधियों के समृद्ध और संदर्भ में समृद्ध था। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से समाज ने अपने विश्वास और परंपराओं को जीवित रखा था। ठीक है, तो इसमें सिंपली ये बताया गया है कि भाई उस समय जो धार्मिक स्थिति थी उसके बावजूद भी लोग एक साथ रहा करते थे। ठीक है, अपना जीवन यापन कर रहे थे। लोग प्रत्येक व्यक्ति अपने मन की चीज अपना रहा था, अपने मन की प्रकार से पूजा कर रहा था। कोई भेदभाव कोई गलत चीज नहीं थी। ठीक है, सबको साथ रहते थे। तो ये चीजें इसमें बताई गई है। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो खत्म होता है। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने सारी की सारी कवर करी हैं। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी, आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। हमने प्रारंभिक तमिलकम के बारे में, संगम साहित्य के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, समाज का सर्वेक्षण मतलब समाज किस प्रकार का है, समाज में स्थिति किस प्रकार की है, धर्म से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सारी हमने इसके बारे में पढ़ी थी। तो ये यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज इसको आप अच्छे से कवर अप करिए, कहीं पे भी इस चैप्टर में ढील मत दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर अगर आपने कोई भी टॉपिक आगे पीछे छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं आप कुछ मिस कर देंगे जो कि एग्जाम में पूछ लिया गया, तो आपको लिखने में उस चीज को समझाने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। ये कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सब जाके आप जाके उसे एक्सेस कर सकते हैं। साथ के साथ आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL सर्च करिए आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम के 2 हमारे चैनल्स अवेलेबल हैं, आप जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सारी की सारी टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वीडियो से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड। ठीक है, हम कहें कॉलेज का कोई अपडेट हो गया, हॉल टिकट, डीएल शीट, सारे के सारे डिटेल्स आपको वहां देखने को मिलेंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपको 8वां यूनिट और उसके बाद एग्जाम के क्वेश्चन आंसर जितने भी यूनिट आपके बचे हैं वो सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर सब कुछ तैयार है, बस वीडियोस उसकी आएंगी। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले। बात करें इस सब्जेक्ट के नोट की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके हमारे वेबसाइट से इन नोट्स को चेकआउट कर सकते हैं। साथ के साथ यही नोट्स अगर आपको पढ़ने भी है सेम, तो आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL को डाउनलोड करिए। ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप को चेक करिए, ऐप में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेगी। अगर आप फर्स्ट टर्म के स्टूडेंट हैं तो प्लीज ऐप को डाउनलोड करिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये ऐप है, क्योंकि ऐप के अंतर्गत आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए नोट्स आपको ऐप के अंतर्गत मिलेंगे। कम से कम
5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो हमारे ऐप को करंटली में यूज कर रहे हैं। ठीक है, उनको नोट्स, कॉलेज के अपडेट्स, क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, स्टूडेंट पोर्टल, ठीक है, नोट्स रिसोर्स सब आपको हमारे ऐप में देखने को मिलेगा। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर उधर जो चीजें हैं उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो जाइए ऐप को डाउनलोड करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।